हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट एरेज। एरेज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारे जो एलिमेंट्स उसमें होते हैं वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि एक एरे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज एन एरे। इसमें क्या होता है, हम डेटा स्टोर करते हैं। तो क्या होता है, अब एरे तो कितने भी बड़े साइज का हो सकता है। तो इसके अंदर भी हम सब पार्ट्स बनाते हैं जिससे हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सके कि हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक एरे है और इसमें मैंने स्टोर कर दिए हैं कुछ एलिमेंट्स, लाइक ये हमारी वैल्यूज है। तो अब अगर हमें कहा जाए कि एरे में से हमें एक थर्ड वैल्यू को ढूंढना है, थर्ड वैल्यू इन द सेंस मीन्स 3, जहां पर हो उस पोजीशन को ढूंढ के निकालना है। तो अब एरे तो कितना भी बड़ा हो सकता है। तो एक प्रिसाइज लोकेशन बताने के लिए जो एरे होते हैं वो इंडेक्सेस में डिवाइड होते हैं। तो इस एरे का इंडेक्स, आई मीन नॉट फॉर ओनली दिस एरे, फॉर एवरी एरे आई एम टॉकिंग अबाउट, एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इस एरे के हिसाब से 0 1 2 3 एंड 4, टोटल वी हैव 5 इंडेक्सेस, यानी कि 5 अलग अलग खाने बने हुए हैं जिनके अंदर हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इनको हम एलिमेंट्स बोल के डिनोट करते हैं, इनको हम इंडेक्सेस बोलते हैं। ये टर्म्स आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो इनको हम अच्छे से पढ़ लें, वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक बार डेफिनेशन में एरेज के। तो एरेज जो होता है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर मींस इन अ लाइन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एरे जो है वो एक लाइन में एक्सटेंड हो रहा है। अगर हम एक लाइन में है, इवन अगर अभी एक्सटेंड भी करना होगा तो ये सिर्फ लीनियरली ही हम कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर where all elements are arranged sequentially। इसका मतलब होता है कि सारे एलिमेंट्स जो है वो वन के बाद टू, फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से अरेंज्ड है इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हमें पता है कि इंडेक्स 0 के बाद इंडेक्स 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमने दो ब्रांचेस निकाल दी, यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया और यहाँ पे एलिमेंट आ गया। ऐसा यहाँ नहीं होता है। So it is arranged sequentially. It is collection of elements. So we know कि यहाँ पे बहुत सारे elements को हम कलेक्ट करके रख रहे हैं एक साथ, तो we can say that it is a collection of elements। अब यहाँ पे important चीज ये है, of same data type। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे पहले 2 को स्टोर किया, देन 1, देन 8, पर यहाँ कोई मैंने कैरेक्टर का यूज नहीं किया या डेसिमल वैल्यूज यूज नहीं की, क्योंकि हम एरेज में हमेशा एक ही टाइप का डेटा टाइप, आई मीन ओनली वन डेटा टाइप को ही हम स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ए, बी, जेड, सी, एफ, एम ये मैंने स्टोर किया होता तो ये भी एप्लीकेबल होता। क्यों? क्योंकि ये सारे ही कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो हमारे पास एरे में सिर्फ एक सिंगल डेटा टाइप होना चाहिए। उसके बाद ये है कि स्टोर्ड एट कंटिगियस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब भी हम एक एरे को स्टोर करते हैं मेमोरी में, अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ही लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल लेने के लिए बस डायग्राम है। सपोज ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है जो कि बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। Okay. तो अभी इस एरे को स्टोर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 सिक्स प्लेसेस हमें चाहिए होंगे, राइट। तो सिक्स प्लेसेस अगर सपोज ये पूरा फिल्ड आउट होता, ये पूरा फिल आउट होता और लास्ट में सिर्फ 1 2 3 और 4 स्पेस बचा होता, तो हम यहाँ पे उस मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पाते।
उसके लिए फिर हमें एक न्यू मेमोरी स्पेस चाहिए होती। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस वे में ही स्टोर हो सकता है। ऐसा हम नहीं कर सकते कि इसका एक एलिमेंट जो है वो मैं इस मेमोरी में स्टोर कर दूं यहाँ पर, फिर इसका जो दूसरा इंडेक्स वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर दूं, और तीसरा जो है उसको कहीं और स्टोर कर दूं। इट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ अरे। सो ये एक कंटिन्यूअस मैनर में ही हम स्टोर कर सकते हैं। अगर डे टू डे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज यहाँ पर 6 फ्रेंड्स हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं एक लाइन में। तो अगर इसमें से हमें किसी एक की भी लोकेशन पता होगी, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए हैं इस लोकेशन पर और आपको पता है कि आपके एडजेसेंट में कौन है, तो क्या हम आपके सारे फ्रेंड्स की लोकेशन को बता सकते हैं? तो ऑब्वियसली इसका आंसर यस है। तो इसी तरीके से अगर हमें पता होता है कि एरे ऑफ इंडेक्स 3 का का लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन को यूज करके हम बाकी सारे का भी एड्रेस निकाल सकते हैं, इनफैक्ट बाकी सारी वैल्यूज भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया वो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्लॉक वाइज ले लिया टू जस्ट एक्सप्लेन यू। बट हमारे मेमोरी में एक एरे कितना स्पेस लेगा या उसका नेक्स्ट एलिमेंट कौन से एड्रेस पे होगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप के ऊपर। तो इस पे अब हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एरेज जो हैं वो स्टोर होते हैं मेमोरी में, और क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कौन से इंडेक्स कौन से एड्रेस पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया एरे का। ये कंप्यूटर मेमोरी मैंने बना ली है ताकि हम स्टडी कर सकें कि किस तरीके से मेमोरी में स्टोर हो रही हैं चीजें। तो सपोज करते हैं कि ये जो सबसे पहला वाला एड्रेस है, इसकी लोकेशन जो है दैट इज 2000। जब हम बोल रहे हैं कि 2000 इज द एड्रेस, दैट मीन्स इस वाले ब्लॉक पे कंप्यूटर जाएगा और इसके डेटा को स्टडी करके हमें प्रिंट करके दे देगा। करेक्ट? ओके। तो ठीक है, ये हो गया इसका एड्रेस। नाउ हमें पता है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी जो स्टोर करता है कंप्यूटर, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स होते हैं। बिट्स एंड बाइट्स होते हैं। बट बिट जो होता है वो बहुत ही बेसिक हो जाता है, 0 और 1 स्टोर करता है, तो हम बेसिकली बाइट के फॉर्म में बात करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी में चीजें जो होती हैं वो बाइट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो एक मेमोरी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज 1 बाइट। दिस सिंगल बॉक्स, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके। अब हमने पढ़ा था एरेज की डेफिनेशन में कि एरेज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनके अंदर जो डेटा टाइप्स होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल कंसिडर किया है दैट इज इंट। 1 इंट इज इक्वल्स टू 4 बाइट्स होते हैं। सो अगर मैं बोलूं कि मैंने इस एरे को यहाँ पर स्टोर कर दिया है, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, दैट इज 3 विल कम हियर। तो 3 की जो एड्रेस हो जाएगी वो क्या होगी? 2000। बट अब इसकी जो दूसरी वैल्यू है, बट ओके फर्स्ट वाली देखते हैं। तो ये जो इंडेक्स 0 है इसमें 3 है जो कि एक इंट वैल्यू है जिसका एड्रेस जो है वो 2000 है। पर क्या ये सिर्फ एक बाइट में स्टोर हो जाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज अभी मैंने बताया कि एक ब्लॉक 1 बाइट का है और हमने जो स्टोर किया है एरेज में दैट इज ऑफ 4 बाइट्स। ईच वैल्यू जो है वो 4 बाइट्स की होगी क्योंकि 1 इंट इज इक्वल्स टू 4 बाइट्स। तो हमें बेसिकली 4 बाइट जगह चाहिए होगी 3 को स्टोर करने के लिए। तो जो 3 है वो इस पूरी जगह को लेगा ताकि वो स्टोर हो सके। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज 2001, 2002, 2003।
तो जो दूसरी लोकेशन होगी इंडेक्स की, दिस वन, वो यहाँ से शुरुआत होगी उसकी, दैट विल बी 2004 से हमारा 2 स्टोर होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, 4 बाइट की जगह लेगा। तो इसका एड्रेस जो हो गया दैट विल बी 2004। फिर आएगा 1, 1 यहाँ स्टोर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 2004 तक था, 2005, 2006, 2007 एंड 2008। ओके एंड सो ऑन। यहाँ पे अब हम फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे, और भी मेमोरी बॉक्सेस होंगे और इस तरीके से हम एरे स्टोर करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो भी एड्रेस है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे पिकअप किया है। तो यही एक तरीका है जिससे हम बताते हैं कि मेमोरी में कितना स्पेस की जरूरत पड़ रही है या फिर कहाँ पर एड्रेस है इस पर्टिकुलर एरे के इस इंडेक्स का। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। तो द फॉर्मूला इज एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू बेस एड्रेस प्लस आई इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। सो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी इंडेक्स की वैल्यू का एड्रेस निकाल सकते हैं। तो लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे फोर्थ, इसका थर्ड इंडेक्स का ले लेते एग्जांपल। तो अगर हमें एरे ऑफ थर्ड निकालना है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले क्या आएगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस वो होता है जो कि एरे ऑफ इंडेक्स 0 की वैल्यू होती है। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था यूज करना, और जो हमारा पहला एलिमेंट था एरे ऑफ इंडेक्स 0, वो यहाँ से स्टोर होना स्टार्ट हुआ था। तो बेस एड्रेस जो होगा वो ये हो जाएगा। तो दिस विल बी 2000 प्लस आई कितना है, आई हम कौन से थर्ड इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं, एंड इनटू हो जाएगा साइज ऑफ डेटा टाइप। साइज ऑफ डेटा टाइप इज 4 बाइट्स, तो ये हो जाएगा 4, 2000 प्लस 12। सो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो होगी 2012। तो ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही यूज करके, इस फॉर्मूला का यूज करके हम कहीं का भी एड्रेस बता सकते हैं, किसी भी पोजीशन, कोई भी इंडेक्स, कोई भी एरर, एवरीथिंग कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं यूजुअली। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने डेटा टाइप में बाइट यूज किया था, सॉरी नॉट बाइट, इंट यूज किया था। अब हम एक बार कोई और डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड एग्जांपल। तो क्वेश्चन में हमें लिखा है कि हमें फाइंड करना है एरे ऑफ इंडेक्स 3 का एड्रेस। हमें बता दिया गया है कि जो डेटा टाइप है दैट इज डबल, और बेस एड्रेस की वैल्यू दे दी हुई है। ओके, so we know that one double is equals to, it stores 8 byte. Though array of index I is equals to base address base address plus I into size of the database, size of data type, sorry, please. Okay, so according to this, array of 0 is already given, that it is 3000. Now array of 1 is equals to 3000 plus
1 into size of data type. So it will be 1008. Array of 2, array of index 2 will be 3000, that is the base address. Then we have I key value is equals to 2, or data type is it's double, so 8 bytes. So it will be 3016. So this is the desired value. Oh no, sorry, we have to find for index 3. Okay, so दिस इज द डिजायर्ड वैल्यू, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं और एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम देखेंगे कि कैसे डिक्लेरेशन ऑफ एरे किया जा सकता है। तो जब भी हमें कोडिंग में अभी मोस्टली तो मैं जावा पर्सपेक्टिव से ही बता रही हूँ। तो जब भी हमें डिक्लेयर करना होता है एरे को, तो हम इस तरीके से करते हैं। अगर उसका डेटा टाइप इंट है तो हम पहले इंट लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे, फिर हम कोई भी एक वेरिएबल का नेम लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ARR ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपने एरे को। अब एक कैरेक्टर एरे को देख लेते हैं कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये हो गया कैरेक्टर एरे को। ऐसे ही हम अलग अलग डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ एरे। फिर आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। सपोज कोई एरे है और आपको उसकी सारी वैल्यूज को एक साथ डिफाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इंट लिख दिया आपने एरे, फिर आता है कर्ली ब्रैकेट, उसमें हम वैल्यू दे सकते हैं। सो इस तरीके से हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं एरे को। अगर ये कैरेक्टर सेट होता तो उसमें हमें एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एरे को। तो बेसिकली जो एक और चीज है मुझे डिस्कस करनी थी, दैट इज हमें क्यों जरूरत पड़ी एरे को स्टोर करने की, या एरे का क्रिएशन ही क्यों हुआ। तो क्या होता है जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में, आपके क्लास में 5 या 6 बच्चे होते, तो शायद कुछ भी सीक्वेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, या बहुत सारा डेटा नहीं होता। तो मैनुअली टीचर को पता होता कि ये 5 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें रोल नंबर पे भी बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो उनसे सारा डेटा ले सकते थे। बट जब ये वैल्यू बढ़ जाती है और हमारे क्लास में 60-70 बच्चे होते हैं, तो फिर सबका एक डेटा मैनेज करना सिक्वेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन सारे केसेस को जब हम लेने लगते हैं तो फिर एरे की जरूरत महसूस होती है, और एरे का यूज ही इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द usefulness of array, where it is used. Now we will study about what are the types of arrays. So now we will study about types of arrays. So on the basis of size, we have two categorization, and then on the basis of dimensions, we have different. So सबसे पहले हम size वाला देख लेते हैं. So on the basis of size, array can be categorized into two types. The first one is the fixed size and the second one is dynamic size. अब fixed size में क्या होता है, हम पहले से ही array की लेंथ क्या होगी, वो पहले से ही साइज क्या होगा, वो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लिखते हैं कि इंट array is equals to new int 5, तो हमने पहले ही बता दिया कि जो हमारा एरे है उसकी वैल्यू 5 होगी। आई मीन उसकी जो साइज होगी, काउंट होगी, इंडेक्सेस की टोटल काउंट, वो 5 होगी। सेम गोज विथ, अगर हमने ऐसे लिखा कि इंट एरे इज इक्वल्स टू, और फिर हमने वैल्यू ही डिफाइन कर दी, तो यहाँ पे भी हमने एक फिक्स्ड एरे बना दिया।
अब हम चाहेंगे अगर कि हमें इसमें कुछ और वैल्यूज इंटीग्रेट करनी है या फिर हम बाद में इसकी साइज को चेंज कर लें, तो वो इस एरे में पॉसिबल नहीं है। फिर उसके लिए हमें एक और न्यू एरे बनानी पड़ेगी जिसकी एक वैल्यू ज्यादा होगी इंडेक्स की, जिसका काउंट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो फिक्स्ड कैटेगराइजेशन है उसमें हम दो तरीके से एरे को डिफाइन कर सकते हैं। ये है पहला तरीका और ये है दूसरा तरीका। इसमें हम एरे की जो वैल्यू है, आई मीन टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस प्रेजेंट इन एन एरे, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सेकंड है दैट इज द डायनेमिक एरे। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं तो उस पे हम कोई वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताते कि ये इतने साइज का एरे है। और इनफैक्ट जो डायनेमिक साइज है वो एरे का एग्जाम्पल उसमें आता भी नहीं है, उसमें फिर एरे लिस्ट हो जाता है। सो वी हैव एरे लिस्ट हियर। इसमें हम साइज पहले से डिफाइन नहीं करना होता, हम लेटर ऑन बार बार बाद में ऐड ऑन करते जाते हैं चीजों को अपनी एरे लिस्ट में। सो इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, एरे लिस्ट, फिर आपको देना होता है कि कौन सा डेटा टाइप है, फिर आप एरे इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। So on the basis of size, we have two categorization. The first one is fixed size. The second thing is the dynamic size. In the fixed size, we cannot increase or reduce the size of an array once it is created. And in the dynamic size, we have an array list जिसको हम size को बाद में भी change कर सकते हैं according to the need. हम जैसे ही add on करते जाएंगे इसमें, उस array list की size increase होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरेज वी हैव। On the basis of dimension, we have two types of arrays. First one is one directional array and the second one is multiple directional array. तो जो वन डायरेक्शनल एरे होते हैं वो हमेशा इस तरीके से होते हैं, इन अ लाइन। दिस इज वन डायरेक्शनल, क्यों? क्योंकि ये आगे ही एक्सटेंड हो रहा है इन अ सिंगल एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई और जेड, बट ओनली वन एक्सेस में ही ये इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज वन डी एरे। अब क्या होता है मल्टीपल डायमेंशंस में, टू डी एरे, थ्री डी एरे जो होता है, टू डी एरे को हम ऑल्सो मैट्रिक्स एरे बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें टू डायमेंशनली चीजें एक्सटेंड हो रही होती हैं। जैसे कि इसमें हमने तीन तीन एरेज को मिला करके टू डी फॉर्म में क्रिएट कर लिया है। एरेज इस तरीके से भी इंक्रीज हो रहे हैं और अगर हम न्यू एरे को ऐड करते जा रहे हैं तो वो वाई डायरेक्शंस में भी एक्सटेंड हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं कॉलम, इसको हम बोलते हैं रो वाइज एक्सटेंड होना। इसमें जो वैल्यूज होती है इंडेक्स की वो इस तरीके से होती हैं। सपोज ये एरे है, सो यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, वन इज फॉर द कॉलम वैल्यू एंड वन इज फॉर द रो वैल्यू। अब अगर आप जानना चाहेंगे कि इस बॉक्स की इंडेक्स वैल्यू क्या है तो ये होगी ए ऑफ 0 0। सेम यहाँ पर हम देखेंगे तो ये होगा ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ये होगा ए ऑफ 0 2, दिस विल बी 0 3। सो इस तरीके से इसके एड्रेस होंगे। और इसमें तो इतना ही है। आप मतलब अगर जानना चाहें तो मैं ये बता सकती हूँ इसमें कि बेसिकली ये कॉलम है जो कि इंक्रीज होते जा रहा है और ये रो है, तो दिस इज बेसिकली द रो वैल्यू एंड दिस इज द कॉलम वैल्यू।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, सपोज यहाँ पर, तो दिस इज 2 is the column and 0 is the row. So here it is, we have A of 0 2. So this way we define the matrix array. Then comes the 3D array. 3D array में क्या होता है कि इसके अलावा एक 3D फॉर्म में भी array चल रहा होता है, जिसमें A की जो वैल्यू है that is counted as Z axis. Then comes the row and then comes the column. So इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, और सो ऑन, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशनल मैट्रिक्सेस बनाए जा सकते हैं, बट मोस्टली 3 तक ही इम्पोर्टेंट होता है। इनफैक्ट 3 भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, 2 ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ अरेज।